हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी के लिए 2024 का जो सेट नंबर 4 है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पीछे मैंने आपको 3 सेट पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया है। यदि अभी तक आपने उन तीनों सेट को कंप्लीट नहीं किया है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर तीनों सेट का क्रम से वीडियो है, आप देख लीजिए। यदि आप 2025 के एग्जाम में 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं कम समय में, तो उसका एक ही तरीका बचा है बाबू। वो क्या तरीका है कि 2024 के जितने भी सेट हैं, सर कितने सेट है बाबू, 2024 में टोटल 7 सेट बने हैं। यदि इन 7 सेट को आपने कवर कर लिया, 7 सेट को अच्छे से कवर कर लिया बाबू, तो यहाँ से ही 2025 में पेपर बनेगा इसी 7 सेट से। 100% है बाबू। आप जाकर मॉडल पेपर उठा लीजिए 2025 का, जो बोर्ड ने जारी किया है, इन्हीं 7 सेट से वो पेपर बना है, मॉडल पेपर बना है। तो आपको कुछ नहीं करना। यदि अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो टेंशन नहीं लेना है, बस इन्हीं 7 सेट को कंप्लीट कर लीजिए। ये सेट नंबर आपका 4 चल रहा है। मैं जल्द से जल्द आपको 7 सेट का वीडियो दे दूंगा, ठीक है। तो सेट नंबर 4 है, इसको आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए बाबू, क्योंकि एक एक प्रश्न को लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो उस मेहनत का आपको कुछ नहीं करना, बस 3 काम करना है। पहला आप सब्सक्राइब, दूसरा कमेंट और तीसरा लाइक करना है, ठीक है। और चाहे तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं बाबू, ठीक है। तो चलिए सेट नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं और एक एक प्रश्नों को हम लोग कवर कर लेते हैं। सबसे पहले आपको 20 वर्ग के लिए प्रश्न मिलेंगे खंड अ में। खंड अ में आपको क्या मिलेगा बाबू, खंड अ स्टार्ट होगा जिसमें आपको 20 वर्ग के लिए प्रश्न मिलेंगे, जिसको आपको ओ मार्कशीट पे क्या होगा, भरना होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या कर रहा है, सबसे पहला प्रश्न आपका क्या है उसको हम लोग देख। तो सबसे पहला प्रश्न आपका है कि हिंदी हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में माने जाते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार, तीनों मतलब निबंधकार भी, आलोचक भी एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट या आपके पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी या आपके रामचंद्र शुक्ल या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं, कौन है, आपके रामचंद्र शुक्ल। मोस्ट इंपोर्टेंट वाला प्रश्न, इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या, ध्यान समझेगा कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है। आपको बताना है कि इसमें से कौन ऐसा है जो महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र, ध्यान रखिएगा रेखा चित्र बात किया है। जिंदगी मुस्कुराई या अतीत के चलचित्र या गांव की सांझ या बाजे पयलिया के घुंघरू, ठीक है। बाजे पयलिया के घुंघरू। तो आपको बताना है कि इसमें कौन रेखा चित्र है महादेवी वर्मा का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अतीत के चलचित्र क्या है, महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कोणार्क। कोणार्क के रचनाकार है, कोणार्क के रचनाकार हैं जगदीश माथुर, राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद या विष्णु प्रभाकर, ठीक है। कोणार्क के रचनाकार कौन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट जगदीश माथुर। कौन है, जगदीश माथुर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लीजिए, इंपोर्टेंट है प्रश्न है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि चलो चांद पर चले, चलो चांद पर चले के रचनाकार हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2025 में। 2025 में ये प्रश्न आउट हो गया, 2025 का ये आउट प्रश्न है, इसको आप लिख लीजिए कि चलो चांद पार चले के रचनाकार कौन है, धर्मवीर भारती या जयप्रकाश भारती या अज्ञे जी हैं या मोहन राकेश जी हैं, ठीक है। तो इंपोर्टेंट प्रश्न ध्यान समझिएगा कि चलो चांद पर चले के रचनाकार कौन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश भारती। कौन है, जयप्रकाश भारती इसके रचनाकार हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न 100% छप गया है 2025 में, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि तूफानों के बीच, तूफानों के बीच रचना की विधा है, ठीक ना। रचना की विधा है, तूफानों के बीच रचना की विधा है, कहानी विधा है, उपन्यास विधा है, एकांकी विधा है या रिपोर्टाज है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पांचवा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
तूफानों के बीच रचना की विधा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रिपोर्टाज। ये क्या है? रिपोर्टाज है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिल्कुल करेक्ट बाबू। और ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि केशव दास किस काल के कवि हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रश्न है, और 2025 का आउट क्वेश्चन है। ये 2025 का आउट क्वेश्चन है, इसको आपको तैयार कर लेना है। केशव दास किस काल के कवि हैं? आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल या आधुनिक काल, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपके केशव दास हैं ये किस काल के कवि हैं? रीतिकाल के, ठीक है। किस काल के कवि हैं? रीतिकाल के। तो छुआ का कौन राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी रीतिकाल। इंपोर्टेंट प्रश्न है, केशव दास किस काल के कवि हैं? रीतिकाल के कवि हैं, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि भारत भारती के रचनाकार हैं? वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हो गया ये, और ये 2025 का आउट क्वेश्चन हो गया। ये भी आउट क्वेश्चन है, जिस पर मैं आउट लिख रहा हूँ वो 100% वो 2025 के पेपर में छप गया है। भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, माखन लाल चतुर्वेदी या सूरदास जी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो भारत भारती के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट। तो इसका ए क्या है? करेक्ट आंसर है। अब आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है उसको ध्यान समझिए कि भारतेंदु युग की समय अवधि है। भारतेंदु युग की समय अवधि है सन 1900 से 1928 ईस्वी तक, सन 1868 से 19 ईस्वी तक, या सन 1919 से 1936 ईस्वी तक, या सन 1800 से 1826 ईस्वी तक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि भारतेंदु युग की समय अवधि क्या है बाबू? ऑप्शन नंबर बी सन 1868 से 1900 ईस्वी तक। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल करेक्ट बाबू। ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न सुमित्रा नंदन पंथ की रचना नहीं है। इसमें से बताना है कि इसमें कौन ऐसा है जो सुमित्रा नंद का रचना नहीं है? ग्राम्या, स्वर्णधुली, कामायनी या युगांत, ठीक है। तो आपका इसका आंसर मिल गया कि जो सुमित्रा नंद का इसमें जो रचना नहीं है कौन है? कामायनी। कामायनी की रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा? एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आपको बताना है कामायनी किसकी रचना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना है कि कामायनी किसकी रचना है। जयशंकर प्रसाद जी की है क्या? चार रामचंद्र शुक्ल की है कि मैथिली शरण गुप्त की है? किनका है, ठीक है। कामायनी किनकी रचना है? मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी रचना है, इसको याद रखेगा। और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कामायनी के रचनाकार कौन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। आपको बताना है कि रीति मुक्त काव्य धारा के कवि कौन है? बिहारी लाल या पद्माकर या केशवदास या घनानंद, ठीक है। रीति मुक्त कवि बताना है। रीति मुक्त कवि के रीति मुक्त काव्य धारा के कवि कौन है? 10वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा? घनानंद। घनानंद क्या है बाबू? रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। इस पर आप ट्रिक लगा लीजिए, निशान लगा लीजिए। इंपोर्टेंट प्रश्न है। रीति मुक्त काव्य धारा के कवि कौन? घनानंद। कौन? घनानंद, ठीक है। और बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। तो आपका 11 नंबर विकल्प प्रश्न है कि हाँ हाँ रघुनंदन प्रेम परिते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, उपर्युक्त पंक्तियों में प्रयुक्त रस है, ठीक है। हाँ रघुनंदन प्रेम परिते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, उपर्युक्त पंक्तियों में प्रयुक्त रस है वीर रस, हास्य रस, करुण रस या रौद्र रस, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें बताना कौन सा रस है। तो आप इसको पढ़ के बता सकते हैं कि इसमें करुण रस है। कौन रस है? करुण रस है, ठीक है। करुण रस है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट ये वाला प्रश्न है, इसको तैयार रखना है, ठीक है। तो करुण रस इस पंक्ति में है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि जौ आखिन सब देखियो, आंख न देखी जाही, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ध्यान से पड़ेगा। जो आंखुन आंखनु सब देखियो, आंखें न देखी जाही, ठीक है। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, श्लेषम अलंकार है या उत्प्रेक्षा अलंकार है?
तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें कौन सा अलंकार है 12 का, ठीक है। तो 12 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। इसको मैं आपको ये चल देता हूँ कि इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि उपमा अलंकार है, कि रूपक अलंकार है, कि श्लेषम अलंकार है, कि उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो ये आपको ये सब देता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है कि सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में मात्राएं होती है, ध्यान रखिएगा। पहला चरण पूछ रहा है और तीसरा चरण पूछ रहा है, इन दोनों में कितने कितने मात्राएं होते हैं, 13-11 मात्राएं या 11-13 मात्राएं या 11-11 मात्राएं या इनमें से कोई नहीं। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो सोठा के पहले एवं तीसरे चरण में जो मात्रा होती है 11-11 मात्राएं होती हैं। पहले एवं तीसरे चरण में कितने मात्रा होते हैं, 11-11 मात्राएं होती हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको आपको तैयार कर लेना है कि सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या पूछा, ध्यान समझिएगा कि सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, जो आपका सुगम शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग उपयोग हुआ है। उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द के पहले जुड़ते हैं, ठीक है। सु या स या सुग या गम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि इसमें कौन सा उपसर्ग जुड़ा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सु, ठीक है। उपसर्ग मतलब कौन है, जो शब्दों को पहले जुड़ते हैं, ठीक है। तो सु जुड़ा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न है, ध्यान समझिएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 15 नंबर कि नवरत्न में समास है, नवरत्न में समास है कर्मधारय समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास या अव्ययी भाव समास, ठीक है। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नवरत्न, देखिएगा नवरत्न लिखा है ना, ध्यान समझिएगा, इसको नवरत्न लिखा है ना। तो नवरत्न नवरत्न में इसमें देखिएगा, इसमें अंक का बात हो रहा है, 9 का बात हो रहा है ना। तो जहां भी अंकों का उपयोग मतलब जिन शब्द में अंक मिल जाए, 1 2 3 कुछ भी मिल जाए, तो वहां पर कौन सा होता है, द्विगु समास होता है, ठीक है। द्विगु समास होता है, ठीक है। जहां पर अंक आ जाए, संख्या को याद है संख्या, वहां पर हमेशा क्या होता है, द्विगु समास होता है। तो द्विगु समास को पहचानने का ट्रिक है कि जिस शब्द में संख्या का प्रयोग हुआ होगा, मतलब संख्या आया होगा, आपका द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें बताना है कौन ऐसा जो पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, भू, धरा, वसुधा या प्रसून, ठीक है। तो 16 का राइट आंसर क्या आ जाएगा कि जो आपका पृथ्वी है, इस पृथ्वी का जो पर्यायवाची है, ये भू भी है, धरा भी है, वसुधा भी है, लेकिन प्रसून ये क्या है, पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको याद रहेगा, प्रसून ये आपका क्या है, इसका पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि त्वाम, त्वाम शब्द में विभक्ति एवं वचन है। त्वाम शब्द में विभक्ति एवं वचन है, द्वितीय विभक्ति एक वचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन या षष्ठी विभक्ति बहुवचन या तृतीय विभक्ति एक वचन, ठीक है। तो 17 का राइट आंसर क्या आ जाएगा कि त्वाम शब्द में है, त्वाम शब्द में विभक्ति और वचन कौन है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति एक वचन, द्वितीय विभक्ति एक वचन। तो ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति एक वचन, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि अर्थ के आधार पर, किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर पूछ रहा है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य कितने होते हैं, 4 भेद होते हैं या 8 भेद होते हैं या 2 भेद होते हैं या 5 भेद होते हैं। इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि अर्थ के, याद है अर्थ के आधार पर बोला है, ठीक है। तो जब भी अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पूछे जाए तो कितने होते हैं, 8 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है। इंपोर्टेंट प्रश्न मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने होते हैं, 8 भेद होते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि कृतवाच्य में प्रधानता है, इसमें बताना है कि कृतवाच्य में प्रधानता कौन है, क्रिया की प्रधानता होती है या विशेषण की प्रधानता होती है या कर्ता की प्रधानता होती है या कर्म की प्रधानता होती है। तो ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये 2025 का आउट क्वेश्चन, ये भी आउट हो गया है, ठीक है। ये भी आउट क्वेश्चन है 2025 का। कृतवाच्य में प्रधानता होती है तो किसकी होती है, कर्ता को होती है, किसकी होती है, कर्ता को होती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आखिरी वर्ग के प्रश्न पर। आखिरी वर्ग के प्रश्न क्या है
कि जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं, जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वे पद कहलाते हैं विकारी पद, अविकारी पद, या प्रत्यय पद, या अव्यय पद। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वे पद कहलाते हैं। तो कौन पद कहलाते हैं? विकारी पद। वी में विकारी पद मतलब अलग अलग रूप पाए जाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने कितना बहुत प्रश्न कर लिया? टोटल 20 एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट किया बाबू। और जो प्रश्न क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसको मैंने ऑलरेडी टिक लगवा दिया है ताकि उस पर आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करें 2025 एग्जाम के लिए। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अब आपको क्या स्टार्ट होगा आपका यहाँ से? आपको स्टार्ट होगा खंड ब। ये वाला खंड ब है और वर्णनात्मक प्रश्न है और ये आपको 50 नंबर का है। कितना नंबर का रहेगा? 50 नंबर का रहेगा। ठीक है, खंड ब स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, खंड ब में पहला प्रश्न इसमें पहला दिया है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या करना है आपको? प्रश्न क्या करना है? उत्तर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, ध्यान समझिएगा। इस पद्यांश को सॉरी इस गद्यांश को आपको ध्यान से पढ़ना है। आपको दो गद्यांश दिया रहेगा, अथवा करके दो दिया, मतलब अथवा करके दिया रहेगा, मतलब आपको दो गद्यांश देगा और किन्हीं एक का ही प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। ठीक है, ये आपका 6 नंबर का गद्यांश आता है। कितने नंबर का आता है? 6 नंबर का गद्यांश आता है। सबसे पहले क्या करिएगा, इस गद्यांश को आपको ध्यान से पढ़ना है। फिर इससे रिलेटेड आपको 3 प्रश्न पूछेगा और प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का रहेगा और बहुत आसान होता है। यदि आपने हिंदी के बुक को अच्छे से पढ़ा होगा, यदि आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप पकड़ सकते हैं कि ये किस चैप्टर का है और किस लेखक का लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए आपको दो गद्यांश दिया गया है, दोनों में से किसी एक को करना है, लेकिन मैं दोनों कंप्लीट करा दे रहा हूं ताकि एग्जाम में दोनों में से कोई भी 2025 में छप जाए तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला गद्यांश है, सबसे पहले ध्यान से पड़ेगा इसको कि जो वृद्ध हो गए हैं, जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हट आए हैं, उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं, स्वप्न देख रहे हैं। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है वैसे ही वृद्धि के लिए अतीत वर्तमान से दोनों को असंतोष होता है। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव शुद्ध रहता है और इसी से वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है। ठीक है, तो इस तरह क्या करना, सबसे पहले आपको इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ना होगा। क्या करना है? ध्यान से पढ़ना है। यदि आप ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको पता चल गया कि किस चैप्टर का है और किस लेखक द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड 3 प्रश्न क्या पूछा है उस प्रश्न का उत्तर हम दे देते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा आपको, ये 2 नंबर का प्रश्न है कि उपर्युक्त अवतरण के पाठ एवं लेखक का नाम लिखना है। क्या करना है इसमें? करना आपको पाठ और लेखक का नाम लिखना है। ठीक है, तो या तो पूछे कि पाठ और लेखक का नाम लिखिए, या पूछ जाए कि दिए गए उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, ये भी पूछ सकता है। दो तरह से पूछ सकता है पहला प्रश्न, या तो पाठ एवं लेखक का नाम पूछिए या दिए गए उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ कैसे लिखना ध्यान समझिएगा। संदर्भ कैसे लिखना है? आपको ब्लैक पेन से संदर्भ हेड लगा लेना है। ठीक है, उसमें लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड, इसको भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। मैं जहां जहां पर सर्कल कर रहा हूँ ध्यान समझिएगा, मैं जहां जहां पर सर्कल कर रहा हूँ उसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है। संदर्भ को आपको ब्लैक पेन से लिखना है, फिर गद्य खंड को आपको ब्लैक पेन से लिखना है, फिर आपको लिखना है में संकलित क्या लिखू शीर्षक से उद्धृत है। क्या लिखू को भी आप कैसे लिखेंगे? आपको ब्लैक पेन से लिखना है। उद्धृत है, इसके लेखक पद्म लाल बख्शी जी हैं, इसको भी आप क्या लिखना है? ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक है, तो मैंने जहां जहां पर गोला कर दिया वहां पर क्या करना है? ब्लैक पेन से उपयोग करना है, क्योंकि चैप्टर का नाम है क्या लिखूं और इसके लेखक कौन है? श्री पद्मलाल बख्शी जी हैं। ठीक है, तो इस तरह आपको क्या लिखना है? किसी भी गद्यांश का संदर्भ लिखना है। संदर्भ लिखने के क्या क्या चाहिए? आपको 2 चीज पता होनी चाहिए, लेखक का नाम और चैप्टर का नाम पता होना चाहिए, तब आप कोई भी गद्यांश लिख सकते हैं। देखिए बस यही दोनों बदलेंगे, पाठ का नाम बदलेगा और लेखक का नाम बदलेगा, बाकी सब फॉर्मेट सेम रहेगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित क्या लिखूं शीर्षक से उद्धृत है, इसके लेखक पद्मलाल बख्शी जी हैं। कब लिखना है? जब है संदर्भ पूछेगा, लेकिन आपसे संदर्भ इसमें नहीं पूछा है। पहला आपसे पूछा है कि पाठ का नाम, तो आपको हेड लगाना है पाठ का नाम ब्लैक पेन से। पाठ का नाम आपको ब्लैक पेन से लिखना है। फिर अब इसके आगे आपको बराबर चिन्ह का लिखना है ब्लू पेन से। पाठ का नाम क्या है? क्या लिखूं। पाठ का नाम क्या नाम है? क्या लिखूं। ठीक है, फिर इतना लिख देने के बाद क्या लिखेंगे आप? इसमें फिर लिखेंगे, इसमें लिखेंगे
लेखक का नाम, फिर आपको हेडलाइन लगाना लेखक का नाम, ब्लैक पेन से लिखना लेखक का नाम। ठीक है, लेखक का नाम में क्या लिखेंगे, श्री पद्मलाल पुरनलाल बख्शी। ठीक है, जब संदर्भ पूछेगा तो ऊपर वाला लिखना है, लेकिन जिस तरह प्रश्न पूछा है इसका उत्तर आपको इस तरह लिखना है जैसे मैंने नीचे लिखा है। पाठ का नाम क्या लिखूं, लेखक का नाम श्री पद्मलाल पुरनलाल बख्शी जी है। ठीक है, तो इस तरह आपका पहला प्रश्न क्लियर हो गया होगा। ये 2 नंबर का प्रश्न है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने कॉपी पर लिख सकते हैं। अब इसका दूसरा प्रश्न क्या पूछा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्या करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो रेखांकित कहाँ गया, ध्यान सुनिए, रेखांकित किया गया कि तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत, वर्तमान से दोनों को असंतोष होता है। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहता है और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। ठीक है, तो रेखांकित किया गया, इसका आपको व्याख्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। तो चलिए क्या लिखना है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आपको ब्लैक पेन से लगाना है रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, ब्लैक पेन से लगाना है रेखांकित अंश की व्याख्या, फिर उसमें लिखना है कि युवा चाहता है कि उसका भविष्य किसी भी तरह से उसके वर्तमान में उतर जाए। जो युवा व्यक्ति है, ठीक है, वह चाहता है कि उसका भविष्य किस में उतर जाए, वर्तमान में उतर जाए। जबकि वृद्ध मतलब बूढ़े व्यक्ति अपने बीते हुए समय को खींचकर वर्तमान में लाना चाहता है। युवा प्राचीन परंपराओं में क्रांति लाना चाहता है, वे परिवर्तन के समर्थक होते हैं। इसके विपरीत वृद्ध अतीत की महान परंपराओं और मूल्यों को बनाए रखना चाहता है। ठीक है, तो इस तरह आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना था। आशा करते हैं कि ये क्या हो गया, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या पूछा है कि लेखक ने वर्तमान काल को सुधारों का काल क्यों कहा है। यह भी आपका 2 नंबर का प्रश्न है, 6 नंबर का टोटल प्रश्न है, मतलब गद्यांश आपका 6 नंबर का था। यह तीसरा प्रश्न है। ठीक है, लेखक ने वर्तमान काल को सुधारों का काल क्यों कहा है, तो इसका उत्तर लिखना है कि वर्तमान एक वरदान के प्रकार मनुष्य के जीवन में सुधारों का काल होता है, लेकिन वृद्ध और युवा दोनों ही अपने वर्तमान से नाराज हैं। तरुण भविष्य को वर्तमान में खींचकर लाना चाहता है, जबकि वृद्ध अतीत को वर्तमान में देखना चाहता है। ठीक है, तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर लिखना था कि लेखक ने वर्तमान काल को सुधारों का काल क्यों कहा है। तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं, इतना एकदम सरल भाषा में, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसका अथवा का जो प्रश्न पूछा है, जो अथवा करके आपका गद्यांश पूछा है, चाहे तो आप पहले वाला गद्यांश कीजिएगा चाहे ये वाला कीजिएगा। ठीक है, और इन दोनों गद्यांशों में से कौन इंपोर्टेंट है, तो ये वाला वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला क्या है, ये आपका गद्यांश है। ठीक है, दोनों में से इंपॉर्टेंट यही वाला है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से जाएगा, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपको 3 प्रश्न इसमें भी पूछेगा और तीनों प्रश्न का उत्तर देना है, और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर के, 2-2 नंबर के प्रश्न है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये वाला है आपका। ठीक है, तो सबसे पहले आपको गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है कि ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदिता से होता है, क्योंकि भिखमंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। यह एक ऐसी बात है जो ईर्ष्या के पक्ष में भी पड़ सकती है, क्योंकि प्रतिद्वंदिता से भी मनुष्य का विकास होता है। किंतु अगर आप संसार व्यापी सुयश चाहते हैं तो आप रसेल के मतानुसार शायद नेपोलियन से स्पर्धा करेंगे, मगर याद रखिए कि नेपोलियन भी सीजर से स्पर्धा करता था और सीजर सिकंदर से था। सिकंदर हरकुलस से, जिस हरकुलस के बारे में इतिहासकारों का यह मत है कि वह अभी पैदा नहीं हुआ, जो कि वह अभी पैदा नहीं हुआ, कभी पैदा नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरह आपको क्या करना है, सबसे पहले गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है। यदि आप गद्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप इसका उत्तर, तीनों प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो पहला प्रश्न क्या पूछा है कि उपर्युक्त अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, ये आपका 2 नंबर का प्रश्न है। तो कैसे लिखना, मैंने अभी पीछे बताया था कि सबसे पहले हेड लगाना है पाठ का नाम। क्या हेड लगाना है, पाठ का नाम हेड लगाना है। क्या लगाना है, पाठ का नाम हेड लगाना है। पाठ का क्या नाम है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। इस पाठ का क्या नाम है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। फिर आप हेड लगाना है लेखक का नाम। फिर क्या लगाना है, लेखक का नाम। लेखक का नाम को हेड लगाना है, इसमें लिखना है श्री रामधारी सिंह दिनकर। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इसके लेखक कौन है, श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है, तो आपको पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। पाठ का नाम हेड लगाना है, फिर आपको लेखक का नाम हेड लगाना है ब्लैक पेन से, फिर आगे लिख देना है पाठ के नाम में ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, लेखक के नाम का आगे लिखना है रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है, अब कह रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्या करना है, अब आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक उसको देख लीजिए। आपका रेखांकित अंश कहां से कहां तक, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, ध्यान समझिएगा कि आपको कहां से इसका
व्याख्या करना है। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या कहाँ से कहाँ तक करना है। ठीक है, चलिए देख ले। तो आपको व्याख्या कहाँ तक करना है, ध्यान से, मैं जहां से नीचे अंडरलाइन कर रहा हूँ वहां से आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। ठीक है, इतना आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। ठीक है, इतना आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। ब्लैक पेन से मैंने अंडरलाइन कर दिया है। तो इसका व्याख्या करना तो सूर्य ध्यान से पढ़िएगा, जिसका व्याख्या करना है। कह रहा है ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदिता से होता है, क्योंकि भिखमंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता है। यह एक ऐसी बात है जो ईर्ष्या के पक्ष में भी पड़ सकती है, क्योंकि प्रतिद्वंदिता से भी मनुष्य का विकास होता है। ठीक है, तो रेखांकन से क्या करना, व्याख्या करना है। तो चलिए व्याख्या क्या लिखना है मैं आपको बता देता हूँ, आप इसे लिख सकते हैं। इसका व्याख्या लिखना, ध्यान समझिएगा। हेड लगाना है रेखांकित अंश की व्याख्या, हेड लगाना है। फिर लिखना है कि ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदिता से होता है, क्योंकि भिखमंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता है। जिस प्रकार एक भिखमंगा व्यक्ति है वो करोड़पति से क्या करता है, ईर्ष्या मतलब जलन नहीं रखता है। ठीक है, यह एक ऐसी बात है, यह एक ऐसी बात है बाबू जो ईर्ष्या के पक्ष में पड़ सकता है। मतलब यह एक ऐसी बात है जो जलन द्वेष के पक्ष में क्या हो सकता है, पड़ सकता है। क्योंकि प्रतिद्वंदिता से भी मनुष्य का विकास होता है। क्योंकि अब जब आप एक दूसरे से क्या करेंगे, प्रतिद्वंदिता करेंगे, कंपटीशन करेंगे बाबू, तो आपका क्या होगा, विकास होगा। जैसे मान लो दो व्यक्ति हैं और एक दूसरे के प्रति जलन रखते हैं कि नहीं मैं उससे आगे बढ़ूंगा, बढ़ना है, तो क्या करेगा, उससे ज्यादा मेहनत करेगा तभी आगे बढ़ेगा। तो क्या होता है, प्रतिद्वंदिता में क्या होता है, प्रतिद्वंदिता करने से मनुष्य क्या होता है, आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरह का करना, रेखांकन से व्याख्या करना था। आपका 2 नंबर का ये भी प्रश्न था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके अगला तीसरा प्रश्न। क्या पूछा है, तीसरा प्रश्न पूछा है कि लेखक के अनुसार प्रतिद्वंदिता का सकारात्मक पक्ष क्या हो सकता है। लेखक कह रहा है कि यदि आप किसी से प्रतिद्वंदिता कर रहे हैं तो उसका सकारात्मक मतलब पॉजिटिव सोच क्या हो सकती है वो बताना है। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे लिखा है कि प्रतिद्वंदिता से भी मनुष्य का क्या होता है, विकास होता है। तो यहाँ पे लिखना है, इसका उत्तर लिखना है कि लेखक के अनुसार प्रतिद्वंदिता का सकारात्मक पक्ष यह हो सकता है कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिद्वंदिता करता है तो उससे भी उसे क्या होता है, विकास हो सकता है। ठीक है, तो यही लेखक के अनुसार प्रतिद्वंदिता का सकारात्मक पक्ष यही हो सकता है। ठीक है, तो इसका आप उत्तर लिख सकते हैं कि लेखक के अनुसार प्रतिद्वंदिता का सकारात्मक पक्ष यह है कि द्वंदिता करने से भी, प्रतिद्वंदिता करने से भी मनुष्यों का विकास होता है। ठीक है, तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। मैंने दोनों प्रश्न करा दिया है, अथवा वाला दोनों गद्यांश करा दिया। इंपॉर्टेंट ये वाला था, ईर्ष्या तूने हो गई मेरे मन से जो चैप्टर्स है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगला पर। अब अगला आपको कर, अब आपको पद्यांश देगा। ठीक है, ये भी आपके यहाँ से दूसरा प्रश्न हो गया। ठीक है, पद्यांश, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपको 2 पद्यांश मिलेंगे अथवा करके, या तो आप इसको करिएगा या अगला कीजिएगा। ठीक है, और ये वाला वेरी 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 इंपॉर्टेंट पद्यांश है, इसको आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, तो चलिए पहले ध्यान से इस पद्यांश को पढ़ते हैं, फिर इसके 3 प्रश्नों का उत्तर हम लोग दे देते हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा। ठीक है, कह रहा है कि मैया हूं न चरयो गाय। कह रहे हैं जो आपके कृष्ण जी हैं वो कहते हैं अपनी मैया से कि मैया हूं न चरहो गाय, शीघ्रो ग्वाल घिरावत मोह से, मेरे पाई पिराई, जो न पताहियो पूछी बलदाहू अपनी सौ दिवाई, यह सुनी माई यशोदा ग्वालिन गारी देती रिसाई रिसाई। ठीक है, रिसाई, मैं पठवती अपने लड़का को, आवे मन बहराई, सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताही रिंगाई। ठीक है, तो इस तरह क्या है, इस पद्यांश का क्या करना है, मतलब 3 प्रश्न पूछेगा उसका उत्तर देना है। ठीक है, तो चलिए एक एक प्रश्न का उत्तर देते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपर्युक्त जो एक पद्यांश आपको दिया गया है, इस पद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ कैसे लिखना, ध्यान समझिएगा। संदर्भ कैसे लिखना है उसको ध्यान समझिएगा। संदर्भ लिखना है कि प्रस्तुत पद हमारी, क्या लिखना है कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता श्री सूरदास जी हैं। यह पद उनके महाकाव्य सुर सागर से लिया गया है। ठीक है, इस तरह यदि आप क्या कर सकते हैं बाबू, यदि इस तरह आपने संदर्भ को लिख दिया तो एग्जामिनर 1 नंबर काटने में मजबूर नहीं होगा, आधा नंबर काटने पर मजबूर नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह आपको इसका संदर्भ लिखना था कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता श्री सूरदास जी हैं। यह पद उनके महाकाव्य सुर सागर से लिया गया है। ठीक है, तो पहला प्रश्न हो गया आपका, 2 नंबर का पहला प्रश्न था। अब इसका दूसरा प्रश्न क्या पूछा, तो ध्यान समझिएगा। दूसरा प्रश्न पूछा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्या करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो रेखांकित अंश कहाँ है, ध्यान समझिएगा। ये आपका रेखांकित अंश है कि जो न पत्याही पूछी बलदाही, अपनी सौ दिवाई, यह सुनी माई यशोदा ग्वालिन गारे देती रिसाई। ठीक है,
तो इसका आपको क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है, रेखांकित व्याख्या करना है। तो ध्यान से क्या लिखना है कि बाल कृष्ण जब ग्वाल बालों की शिकायत करते हैं तो वह मैया से कहते हैं कि आपको विश्वास न हो तो आप बलदाऊ से पूछ लो। यह सुनकर यशोदा माँ क्रोधित होती हैं और ग्वाल बालों को गाली देती हैं। ठीक है, तो इस तरह का था रेखांकित अंश की व्याख्या करना था। तो व्याख्या में बस आपको इतना ही लिखना है और यहाँ से 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब इसका तीसरा प्रश्न क्या है वो ध्यान से सुनिएगा। तीसरा प्रश्न पूछा है कि बाल कृष्ण गाय चराने क्यों नहीं जाना चाहते हैं। बाल जो कृष्ण थे वो गाय चराने क्यों नहीं जाना चाहते थे, तो इसका उत्तर लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण माता यशोदा से भी ग्वाल बालों की शिकायत करते हुए कहते हैं कि हे मैया, अब मैं जंगल में गायों को चराने नहीं जाऊंगा क्योंकि सभी ग्वाल बाल मुझसे ही अपने गायों को घिरवाते हैं। दौड़ते दौड़ते मेरे पैर दुखने लगते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर देना था कि बाल कृष्ण गाय चराने क्यों नहीं जाते थे, तो ये आपको उत्तर लिखना था और यहाँ से आपका 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पहले हमने इस गद्यांश को पढ़ा और उससे संबंधित 3 प्रश्न का उत्तर हमने दे दिया है। अब हम लोग बढ़ते हैं इसका अथवा करके जो पद्यांश दिया गया उसको भी देख लेते हैं, ताकि यदि एग्जाम में कोई भी इन दोनों में से आ जाए तो आप दोनों को कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला पद्यांश आपका क्या है, निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित 3 प्रश्न का उत्तर देना है। फिर इसमें 3 प्रश्न पूछेगा और ये प्रश्न 6 नंबर के होते हैं। ठीक है, तीनों मिला के। तो इस पद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और जो रेखांकित किया गया इसकी उत्तर भी आपको देना है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें वीर रस है। तो इस इंपॉर्टेंट वाला चैप्टर है, इसको आपको जरूर तैयार कर लेना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला चैप्टर है और इससे 100% 2025 में आउट क्वेश्चन हो जाएगा। 2025 में इससे आउट क्वेश्चन हो गया, मतलब 6 नंबर फिक्स हो जाएगा इस चैप्टर से, यदि आपने इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ लिया तो। ठीक है, चलिए इसके 3 प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछा है कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। क्या पूछा है, प्रस्तुत पद्यांश का लिखना है, संदर्भ लिखना है। संदर्भ कैसे लिखना, ध्यान समझिएगा कि प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा शीर्षक से अवतरित है। ठीक है, तो बस आपको इतना ही संदर्भ में लिखना है। यदि आपने इतना लिख दिया 2 नंबर मिल गया। दो एकदम ध्यान से लिखना है, एकदम कोई भी इधर शब्द का प्रयोग नहीं करना। मैंने जितना बताया उतना ही लिखना है कि प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा शीर्षक से अवतरित है। ठीक है, पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। दूसरा प्रश्न क्या पूछा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए रेखांकित अंश कहाँ है, यहाँ पर रेखांकित अंश है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। ठीक है, तो इसका रेखांकित अंश का व्याख्या करना है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग लगाना ब्लैक पेन से, रेखांकित अंश की व्याख्या इतना तक लिखना है और फिर लिखना है कि पुष्प वनमाली के समक्ष अपनी इच्छा रखते हुए कहती है कि जो पुष्प है वो वनमाली से अपनी इच्छा रखते हुए कहती है कि हे वनमाली मुझे डाल से तोड़ लेना और उस रास्ते पर फेंक देना जिस मार्ग से मातृभूमि पर सिर का बलिदान चढ़ाने के लिए अनेक देशभक्त वीर गए हैं। ठीक है, बहुत इसमें वीर रस है, ध्यान से पड़ेगा। ये कह रहा है कि जो पुष्प है वो वनमाली से कहती है कि हे वनमाली मुझे तोड़कर उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते पर मातृभूमि पर सिर का बलिदान चढ़ाने के लिए अनेक देशभक्त वीर गए हों। ठीक है, तो इस तरह दूसरे प्रश्न का उत्तर भी आपको मिल गया कि रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। ठीक है, अब इसका तीसरा प्रश्न क्या पूछा, 2 नंबर का भी प्रश्न था। तीसरा प्रश्न है कि उपयुक्त अवतरण में पुष्प किसका प्रतीक है, पुष्प को किन चीजों की चाह नहीं है और क्यों। ठीक है, प्रश्न पड़ेगा उपयुक्त अवतरण में पुष्प किसका प्रतीक है, पुष्प को किन चीजों की चाह नहीं है और क्यों। तो इसका उत्तर है कवि ने पुष्प के माध्यम से देश प्रेम की भावना को व्यक्त किया है। पुष्प सुर सुंदरी के गहनों में गुथा जाने की प्रेमी माला के पिरोया जाऊं तथा प्रियतमा को आकर्षित करने की इच्छा नहीं है। ठीक है, तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर देना था। ये भी आपका 2 नंबर का प्रश्न था। मैं टोटल 3 प्रश्न करा दिया, मतलब 6 नंबर का पक्का हो गया। ठीक है, तो इस तरह टोटल 2 पद्यांश को भी कंप्लीट कर दिया है। इन दोनों में से किसी एक को ही आपको एग्जाम में लिखना है, दोनों को नहीं लिखना है।
ठीक है। तो आज की इस वीडियो में केवल हम लोग इतना ही पढ़ लेते हैं, बाकी और दो वीडियो में आपका क्या हो जाएगा, दो वीडियो में आपका क्या हो जाएगा, पूरा सेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।